सभी का स्वागत है डिकोड विद दुर्गेश के इस नए और बेहद खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और विशाल राजनीतिक बदलाव को डिकोड करने जा रहे हैं जिसकी गूंज सच में पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह कोई आम बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा शिफ्ट है जिसने पूरे समीकरण को बदलकर रख दिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारे साथ आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो की सच्चाइयों से लेकर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट तक हर एक पहलू को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज की इस चर्चा के रोडमैप पर एक तेज नजर डालते हैं। हम इस ऐतिहासिक जीत के सफर से शुरुआत करेंगे, फिर डेमोग्राफिक्स, शुभेंदु अधिकारी की भूमिका, सोनार बांग्ला के विजन और आखिर में क्षेत्रीय कूटनीति जैसे बड़े मुद्दों को कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। देखते हैं कि जमीनी स्तर पर यह अभूतपूर्व राजनीतिक मोमेंटम आखिर तैयार कैसे हुआ। ये टाइमलाइन वाकई चौंका देने वाली है। जरा गौर करिए, 2014 में जहां सिर्फ एक उपचुनाव में जीत मिली थी, वहां से ये कहानी शुरू होती है। 2016 में 3 सीटें आती हैं, फिर 2021 में ये आंकड़ा उछलकर 77 पहुंचता है और 2026 आते आते सीधे 207 सीटों का एक विशाल आंकड़ा। 3 सीटों से 207 सीटों तक पहुंचना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि लगभग एक दशक की लगातार जमीनी मेहनत और रणनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वोट शेयर का ये भारी उछाल। 2021 के 38% से सीधे 40% पर पहुंचना। एक ऐसे राज्य में जहां मुकाबला हमेशा कांटे का होता है, वहां पूरे 8% का स्विंग आना अपने आप में एक बहुत बड़ा भूचा है। यह साफ दिखाता है कि कैसे एक नए समर्थक वर्ग ने इस बदलाव पर अपनी पक्की मोहर लगाई है। और इस पूरी लहर की ताकत को साबित करता है ये नंबर 28,000। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किसी एक सीट का अंतर नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में जीत का औसत मार्जिन है। हर सीट पर औसतन इतने बड़े मार्जिन से जीतना यह बताता है कि यह सिर्फ एक मामूली चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक ऐसा बड़ा बदलाव था जिसने पुरानी जड़ों को पूरी तरह से हिला दिया। आगे बढ़ते हुए अब हम अपने दूसरे सेक्शन में उन खास डेमोग्राफिक्स और बदलते परिदृश्यों को समझेंगे जिन्होंने 93% के इस भारी मतदान को मुमकिन बनाया। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर ये भारी समर्थन आया कहां से। यहां सिर्फ राजनीतिक वादे नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक मुद्दे काम कर रहे थे। मतुआ जैसे समुदायों को सफलतापूर्वक जोड़ा गया। साथ ही सुरक्षा और बदलाव की उम्मीद में महिला वोटर्स का जबरदस्त एक तरफा समर्थन मिला। नतीजा ये हुआ कि पुरुलिया, बांकुड़ा, दार्जिलिंग और मेदिनीपुर जैसे इलाके, जो पहले सिर्फ छोटे पॉकेट्स थे, अब पूरी तरह से एक अभेद्य किले में बदल गए हैं। ये एक पैन बंगाल शिफ्ट है। इस बदलाव के पीछे की रणनीतिक सोच को जरा देखिए। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रविंद्र जयंती का दिन चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था। यह सीधे तौर पर बंगाली अस्मिता और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ने का संदेश देता है। ऐसा करके पार्टी ने बाहरी होने के उस टैग को पूरी तरह से बेअसर कर दिया, जो अक्सर उनके खिलाफ इस्तेमाल होता था। अब हमारा पूरा फोकस होगा इस भारी बदलाव के मुख्य शिल्पकार पर, जिन्हें अब द जायंट स्लेयर कहा जा रहा है, यानी शुभेंदु अधिकारी। इनका राजनीतिक सफर किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ वो नेता जो कभी उसी सत्ताधारी पार्टी में 6 अलग-अलग विभागों के मंत्री हुआ करते थे, और दूसरी तरफ आज वही व्यक्ति उस पुरानी सत्ता को उखाड़कर नए शासन के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने अपने उसी पुराने और गहरे प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल एक ऐसा जमीनी मास्टर प्लान बनाने में किया जिसने इस नई व्यवस्था की नींव रखी। इस टेबल को देखकर साफ हो जाता है कि आखिर इन्हें जायंट स्लेयर की उपाधि क्यों दी गई है। 2021 में नंदीग्राम और फिर 2026 में सीधे भवानीपुर। एक मौजूदा मुख्यमंत्री को उनके ही सबसे मजबूत गढ़ में एक बार नहीं, बल्कि 2-2 बार हराना, ये इनकी जमीनी पकड़ और अचूक राजनीतिक ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। चुनावी रणनीतियों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं प्रशासन की। चलिए समझते हैं कि सोनार बांग्ला के लिए आखिर कौन सी रणनीति प्रस्तावित की गई है। प्रशासन को लेकर कुछ बेहद अहम वादे किए गए हैं। राजनीति के अपराधीकरण को खत्म करना और खास तौर पर सिंडिकेट कल्चर और कट मनी जैसी प्रथाओं पर रोक लगाना इसमें सबसे ऊपर है, जिससे आम जनता सालों से परेशान थी। एक करप्शन फ्री और पारदर्शी प्रशासन के साथ साथ डबल इंजन ग्रोथ के जरिए कृषि को आधुनिक बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि विकास का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रखा गया है। पुणे के FTII की तर्ज पर
एक वर्ल्ड क्लास फिल्म और थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का ये संकल्प बताता है कि बंगाल की ऐतिहासिक कला और सांस्कृतिक पहचान यानी उसके कल्चरल लीडरशिप को वापस लाने की कितनी बड़ी कोशिश की जा रही है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े हिस्से पर। देखते हैं कि इस स्थानीय चुनाव का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और क्षेत्रीय कूटनीति पर क्या मैक्रो प्रभाव पड़ रहा है। ये नीतियां पूर्वी भारत के पूरे सुरक्षा ढांचे को बदलने वाली हैं। अवैध घुसपैठ पर तत्काल रोक, सीमा पार हो रही गौ तस्करी पर सख्त कार्रवाई और सबसे खास सीएए और एनआरसी को लागू करने पर एक नया फोकस। ये सारे कदम इस बात का साफ संकेत है कि सीमाई इलाकों को अब एक अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है। और इसका असर सरहदों के पार भी साफ दिखाई दे रहा है। आरजे रौनक का ये व्यंग्यात्मक विश्लेषण असल में उस बेचैनी को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे इस नए जनादेश ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और खास तौर पर तीस्ता नदी जल विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पड़ोसी देशों में एक घबराहट पैदा कर दी है। कूटनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो आज का ये एक्सप्लेनर यहाँ अपने अंत की तरफ पहुँचता है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। अब जब पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी एक नई विचारधारा और नए राजनीतिक नेतृत्व के अधीन आ चुकी है, तो ये विशाल सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक बदलाव आखिर पूरे पूर्वी भारत और उपमहाद्वीप के भविष्य को किस तरह नए सिरे से परिभाषित करेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए कनेक्टेड रहें।